हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है समास, यानी समास को हमने विस्तृत कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एक टेस्ट सीरीज हल करेंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो विद्यार्थियों, हमारा आज का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, समास। समास में किसका मेल होता है? पहला प्रश्न है, समास में किसका मेल होता है? हमारे पास ऑप्शन है ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का या वाक्य का। यानी चार ऑप्शन है हमारे पास, ध्वनि का या वर्ण का या शब्द का या वाक्य का। तो विद्यार्थियों, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? शब्द, यानी शब्द का मेल होता है। ओके, यानी समास में किसका मेल होता है? शब्द का मेल होता है। तो देखें, हम बात करेंगे जैसे क्या है कि समास में जैसे जब दो या दो से हमने परिभाषा पढ़ी थी, दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं, उसे समास कहते हैं। हम यहाँ पर दोबारा इनको नोट करेंगे और समझेंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्द दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं, उसे समास कहा जाता है। उसे समास कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो हमारा आंसर है शब्द। यानी समास में किसका मेल होता है? तो दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं 2 नंबर में। जैसे समास के कितने भेद होते हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था कि समास के विद्यार्थियों कितने भेद होते हैं? एक या दो, एक या दो या 6 या 8। तो कितने भेद पढ़े थे हमने समास में पिछली क्लास में विद्यार्थियों? तो 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? 6 भेद कौन कौन से होते हैं? हमने पीछे बात की थी क्लास में कि पहला जैसे तत्पुरुष समास, दूसरा हमने बात की कर्मधारय समास, और 3 नंबर में बात की हमने द्वंद्व समास, और उसके बाद बात की द्विगु समास के बारे में बात की। उसके बाद हमने 5 नंबर में अविभाव समास के बारे में हमने बात की, और 6 नंबर में हमने बात की थी बहुब्रीहि समास। कौन से? बहुब्रीहि समास के बारे में बात की विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, हमने जैसे पढ़ा कि इसके 6 भेद होते हैं, उनको हमने पिछली क्लास में विस्तृत पढ़ा और समझा। तो हमारा टॉपिक अच्छा कंप्लीट हुआ, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जैसे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कौन सा है? कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? यानी कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो विद्यार्थियों, द्विगु के या द्वंद्व के या कर्मधारय के या तत्पुरुष के, यानी कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के जैसे कारक के आधार पर भेद किए जाते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। कौन कौन से पढ़े थे विद्यार्थियों? यानी इसमें जैसे लुप्त कारक के बारे में बात की हमने, यानी लुप्त पद, यानी जो विभक्ति पद है, चिन्ह है, उसका विलोप हो जाता है। ओके, तो जैसे हमने पहले इसमें बात की, यानी कारक के आधार पर जिन समास को हमने बांटा था, उनकी बात करते हैं। जैसे हमने कर्म तत्पुरुष समास के बारे में बात की। कर्म तत्पुरुष समास, यानी इसमें क्या है? को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसके बारे में बात की। उसके बाद हमने 2 नंबर में करण
तत्पुरुष समास के बारे में बात की, इसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और 3 नंबर में हमने बात की थी संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में बात की, इसमें जैसे के लिए शब्द का लोप हो जाता है। उसके बाद में हमने 4 नंबर में बात की अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास के बारे में बात की, यानी इसमें जैसे से अलग होना या से पृथक होना बात की। ओके विद्यार्थियों, जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट पढ़ा है। उसके बाद में हमने 5 नंबर में जैसे संबंध तत्पुरुष समास के बारे में बात की, इसमें जैसे का, के और की का लोप हो जाता है। उसके बाद हमने 6 नंबर में बात की थी अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में बात की विद्यार्थियों। इसमें में जैसे में या पर चिन्ह का लोप हो जाता है, ये हमने बात की थी। तो हमारा आंसर है द नंबर में कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हमारा चौथा प्रश्न है कि समस्त पद का किया जाता है, जो समस्त पद होता है उसका क्या किया जाता है? विच्छेद किया जाता है, समास की बात कर रहे हैं। विच्छेद किया जाता है या विग्रह किया जाता है या विलोप किया जाता है या विचलन किया जाता है। तो समस्त पद का क्या किया जाता है? जैसे समास में समास विग्रह किया जाता है, तो हमारा आंसर है ब में विग्रह, हमारा आंसर है विग्रह, यानी विग्रह किया जाता है। ओके विद्यार्थियों, जैसे हम बात करते हैं कि समस्त पद कौन सा होता है, हम देख ही लेते हैं। जैसे समस्त पद हमने पीछे पढ़ा था, समस्त पद जैसे ग्रामगत, एक शब्द है ग्रामगत, यानी इसका विग्रह करेंगे। इसका विग्रह कैसे करेंगे? यानी ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, यानी हमने विग्रह किया। यही पूछा है कि समस्त पद का किया जाता है, तो ये शब्द है, इसका क्या किया है? विग्रह कर दिया, यानी ग्राम को गया हुआ। जैसे एक और शब्द ले लेते हैं भावपूर्ण, यानी भाव से पूर्ण, यानी भाव से पूर्ण। हमने क्या किया? इसका विग्रह कर दिया, भाव से पूर्ण, यानी समस्त पद का किया जाता है तो विग्रह किया जाता है। पहला प्रश्न पढ़ा, समास में किसका मेल होता है? तो शब्द का मेल होता है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं उसे समास कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद बात की समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। हमने बात की तत्पुरुष समास की, क्रमधारय समास की, द्वंद्व समास की, द्विगु समास की, अविभाव समास की और बहुब्रीहि समास की हमने बात की। उसके बाद 3 नंबर हमने प्रश्न पढ़ा, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो कौन सा ऐसा समास है, जो 6 समास पढ़े हैं उनमें से कौन सा ऐसा समास है जिसका कारक के आधार पर भेद किए जाते हैं? तो तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। और कितने भेद किए जाते हैं? 6 भेद किए जाते हैं, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, यानी कर्ता और, यहाँ लिख लेते हैं नोट, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, संबोधन कारक को छोड़कर। ओके विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात की समस्त पद का किया जाता है, यानी समास में समस्त पद का क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। समस्त पद जैसे एक शब्द है ग्रामगत, तो इसका विग्रह किया, ग्राम को गया हुआ हमने विग्रह किया, तो विग्रह किया जाता है। जैसे अन्य उदाहरण है भावपूर्ण है, तो भाव से पूर्ण हमने विग्रह किया है विद्यार्थियों। अब चलते हैं हम आगे विद्यार्थियों। तो 5वां प्रश्न हमारा है, निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए, यानी निम्न शब्द है इनका विग्रह करना है, उसके बाद समास बताना है भी कौन सा इसमें समास है। ओके विद्यार्थियों, तो हम बात करेंगे यथाशक्ति, दशानन, भला बुरा या नीलगंग, यानी इन चारों का हम क्या करेंगे? विग्रह करते हुए समास बताएंगे और कौन सा समास है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हम बात करते हैं यथाशक्ति के बारे में, यानी इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो गया? शक्ति के अनुसार, शक्ति के
शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हो गया, अनुसार, ये इसका विग्रह हो गया, यानी शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार, यानी हमने बात की थी अव्ययीभाव समास की कि इसका पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है, इसमें पहला पद प्रधान माना जाता है। ओके विद्यार्थियों, हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अव्ययीभाव के बारे में, इसकी परिभाषा पढ़ी थी, उस परिभाषा में हमने ऐसे पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, यानी एक सा रहता है, सदैव एक सा रहता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो पहला पद जैसे शक्ति, यानी पहला पद शक्ति यानी प्रधान है। ओके विद्यार्थियों, और इसका लिंग वचन यानी यथा शक्ति है, इसको यथा शक्तियों ऐसे नहीं बदलता, यथा शक्तियों ऐसे नहीं बदलता है विद्यार्थियों। तो लिंग वचन कारक के अनुसार इसका रूप नहीं बदलता है, ये सदैव है जैसा ही रहता है, यानी एक सा रहता है। यथा शक्ति है तो यथा शक्ति ही रहेगा। ओके विद्यार्थियों, हमने बात की कि अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, ध्यान से सुनिए, अव्यय होता है और उस पद का रूप है जो लिंग वचन, यानी ये यथाशक्ति है, इसका लिंग वचन कारक में कोई भी बदलाव नहीं होता, सदैव है जैसा, यानी एक सा रहता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। ये हमने बात की। तो ये भी हम परिभाषा, अगर किसी विद्यार्थी ने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो हम परिभाषा भी यहाँ लिख लेते हैं कि इस समास यानी ये कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। इस समास में यानी अव्ययीभाव समास, यानी इस समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। ओके विद्यार्थियों, पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और कारक में नहीं बदलता, यानी सदैव एक सा रहता है, सदैव एक सा रहता है, सदैव एक सा रहता है और पहला पद प्रधान होता है। इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है मित्रों, प्रधान होता है, ये भी हमें याद रखना है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे, यानी ये सभी जो चार हमारे पास शब्द है उनका विग्रह करते हुए समास बताना है। तो दशानन के बारे में हम बात करेंगे, यथाशक्ति के बारे में बात की, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार इसमें अव्ययीभाव समास है और यह समास की हमने परिभाषा पढ़ी। अब बात करते हैं दशानन के बारे में, यानी इसका विग्रह करेंगे, इसका यानी समस्त पद का विग्रह करेंगे। विग्रह क्या होगा, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ओके मित्रों, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये इसमें कौन सा समास है विद्यार्थियों, तो बहुव्रीहि समास है, यानी अन्य पद प्रधान होता है। इसकी हमने पिछली क्लास में परिभाषा पढ़ी कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। जैसे शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, जो हाल ही में है दशानन है, इसको छोड़कर अन्य अर्थ जैसे रावण, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। ओके विद्यार्थियों, यानी हमने बात की, इसकी परिभाषा की कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है और इनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है, यानी और इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर
एक नया अर्थ निकल जाता है। जैसे दशानन के बारे में बात की, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी दशानन से क्या बन गया, रावण, यानी दस है आनंद जिसके अर्थात रावण बहुब्रीहि समास हो गया विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं भला बुरा, यानी 3 नंबर में है भला बुरा, यानी भला बुरा का हम पहले इसका विग्रह करते हैं। जैसे भला बुरा, इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, यानी भला और बुरा, यानी दोनों पद प्रदान होते हैं, दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं और इनके दोनों पद यानी योजक चिन्ह होता है। जैसे ये योजक चिन्ह बीच में लगा, योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। भला बुरा जैसे दिन रात, राम सीता, दाल रोटी, आयात निर्यात, इस तरीके से भाई बहन, इस तरीके से जुड़ा होता है विग्रह, यानी ये जो समास है उसमें योजक चिन्ह से जुड़ा होता है और दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। तो उसके बाद समास विग्रह करने पर जैसे बीच में और शब्द लगा देते हैं, जैसे दाल और रोटी, तो दाल अथवा रोटी, या दाल एवं रोटी, या सीता और राम, या सीता एवं राम, इस तरीके से लगा देते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन सा समास है, द्विंदम समास है। तो हम इसका जैसे विग्रह करते हैं भला और बुरा, भला और यानी बुरा, भला और बुरा, इसका हमने समास विग्रह किया भला और बुरा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास है विद्यार्थियों, तो द्विंद्व यानी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के बारे में हमने परिभाषा पढ़ी कि दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं इसमें, यानी दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रदान होते हैं। ओके विद्यार्थियों, और ये है दोनों पद है वो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ओके मित्रों, यानी इसके बारे में हमने पढ़ी और विग्रह करने पर क्या लगता है, इस बीच में विग्रह करने पर इसके बीच में क्या लगता है, और अथवा जैसे या और एवं यानी ये शब्द लगते हैं, जैसे दाल अथवा रोटी, दाल और रोटी, और राम और सीता, राम या सीता, आयात एवं निर्यात, इस तरीके से बीच में योजक चिन्ह होता है। उसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे नील गगन, यानी नील गगन का हम विग्रह करते हैं। तो क्या है, नीला है गगन जो, नीला है जो गगन, यानी ये है जो, बीच में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्रमधारय समास में किया जाता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जैसे हम इसका विग्रह करते हैं मित्रों, जैसे नीला है जो गगन, यानी है जो लगता है तो क्रमधारय समास है। कौन सा समास है, क्रमधारय समास है, ये क्रमधारय समास है। ओके विद्यार्थियों, अब हम इसमें जैसे कि इस समास में क्या होता है, इस समास में प्राय प्रथम पद तो विशेषण होता है तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था विद्यार्थियों। किसी ने यह क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास समास की अवश्य देखें। तो विद्यार्थियों, जिसमें क्या होता है कि इस समास में क्या होता है, इस समास में प्रथम पद तो विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष्य होता है। ओके विद्यार्थियों, हमने जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन थे इनको भी हमने हल किया है कि इसका विग्रह करते हुए इसका समास बताया है। यथाशक्ति के बारे में हमने पढ़ा, यानी शक्ति के अनुसार इसका विग्रह है, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह किया। इस समास में जैसे अव्ययभाव समास है इस शब्द में, और इसका पहला पद अव्यय होता है
और इस अव्यय पद का रूप लिंग, वचन और कारक में नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। इसका पहला पद प्रधान माना जाता है। ओके विद्यार्थी, और हमने दशानन के बारे में पढ़ा। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण बहुब्री समास है। इसमें क्या है, अन्य पद प्रधान होता है और इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी दशानन, ये तो जो मुख्य पद है दशानन, अन्य शब्द निकल गया तो रावण, यानी अन्य रावण शाब्दिक अर्थ निकल गया। नील गगन, भला बुरा, यानी भला और बुरा, यानी ये भला बुरा शब्द है, इसके बीच में योजक चिन्ह होता है। ये सब योजक दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। इसके बीच में और अथवा या एवं शब्द लगता है। ओके विद्यार्थियों, तो उसके बाद में बात की नील गगन, यानी नीला है गगन, जो नीला है जो गगन, है जो शब्द बीच में आता है जो शब्द में बीच में आता है तो क्रमधारय समास होता है। इस समास में प्रथम पद तो क्या होता है, विशेषण होता है, यानी गगन की विशेषता बता रहा है ये कि नीला है जो गगन, यानी गगन यानी आकाश की विशेषता बता रहा है कि नीला है, यानी नीला क्या है, इसका विशेषण है, यानी जो विशेषता बता रहा को विशेषण है। नीला क्या है, विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष्य है। ओके विद्यार्थी, तो प्रथम पद क्या होता है, इसका विशेषण। जो प्रथम पद है नीला, ये क्या है, विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। दिल तोड़ में कौन सा समास है, दिल तोड़ में कौन सा समास है। तो विद्यार्थियों हमारे पास आंसर है क्रम तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और बहुब्री समास। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्रम तत्पुरुष समास, यानी ए नंबर में क्रम तत्पुरुष समास हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अब हम इसका विग्रह करते हैं, यानी जैसे दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, यानी दिल को तोड़ने वाला, इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और दिल तोड़ शब्द बन जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी को विभक्ति चिन्ह आ रही है तो इसका लोप हो जाता है। ओके, उसके बाद करण तत्पुरुष समास की बात करते हैं। जैसे हम कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे करण तत्पुरुष समास, जैसे हस्तलिखित, जैसे है हस्तलिखित, यानी हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखित, यानी इसमें करण तत्पुरुष समास में क्या है। अब हम संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में बात कर रहे हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे देवालय, जैसे देवालय शब्द है देवालय, तो इसका क्या करेंगे, जैसे इसका विग्रह करेंगे, यानी देव के लिए अल्य, देव के लिए अल्य, यानी के लिए विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी के लिए जो कारक में के लिए शब्द आता है वो संप्रदान तत्पुरुष कारक होता है। तो हम बात करते हैं संप्रदान कारक नहीं होता, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। ओके, के लिए यानी इसका विभक्ति चिन्ह होता है, संप्रदान कारक में इस समास में आते ही इसका लोप हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं बहुब्री समास के बारे में। किसके बारे में, बहुब्री समास के बारे में बात करते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या है ये देखेंगे हम। इसकी परिभाषा है, बहुब्री समास की परिभाषा है, जिस समास में जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होते हैं और इनका शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है, बहुब्री समास कहलाता है। जिसमें हमने पढ़ा पहले, जैसे दशानन के बारे में पढ़ा कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी अन्य पद प्रधान है। ओके विद्यार्थियों, ये परिभाषा हमने पढ़ी थी कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है बहुब्री समास में और इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकल जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब बहुब्री समास का हम कोई, जैसे गजानन, यहाँ पर हमने दशानन लिया, यहाँ पर लेते हैं गजानन, यानी गजानन। इसका विग्रह करते हैं, यह गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश। ओके मित्रों,
यानी बहुब्री समास का भी हमने इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, चारों को भी हमने साथ साथ में हल किया है। भी दिल तोड़ में कौन सा समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास, यानी दिल को तोड़ने वाला, यानी को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कर्ण तत्पुरुष समास यानी हस्त लिखित, हाथ से लिखित, यानी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है कर्ण तत्पुरुष समास में। संप्रदान तत्पुरुष समास यानी देवालय, देव के लिए, यानी के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। बहुब्री समास यानी अन्य पद प्रदान होता है। ओके विद्यार्थी, यानी दोनों, यानी इस समास में पूर्व पद और दोनों पद दोनों ही गौण होते हैं, और अन्य पद क्या है, इसमें प्रदान होता है। अन्य पद प्रदान होता है और इनकी शाब्दिक अर्थ, जैसे शाब्दिक अर्थ गजानन है, यानी इस शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकल आता है, जैसे गणेश। गजानन का क्या निकला है, नया अर्थ गणेश। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी ए में है अविभाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रदान होता है। ब में है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। स में बहुब्री समास में अन्य पद प्रदान होता है। और द में द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा अविभाव समास, यानी अविभाव समास के बारे में हमने पढ़ा पिछली कक्षा में। तो इसमें क्या है कि अविभाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद यानी प्रदान होता है। ओके विद्यार्थियों, पहला पद प्रदान होता है और जो उस अव्यय पद का रूप है वो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। ये हमने बात की, इसमें पहला पद प्रदान होता है। जैसे हमने कोई उदाहरण, जैसे पिछली कक्षा में क्लास में हमने उदाहरण लिया था, जैसे यथाशक्ति हमने उदाहरण लिया था। तो ये क्या है, यथाशक्ति है, ये लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता। ओके विद्यार्थियों, इसका विग्रह करते हैं, जैसे शक्ति के अनुसार, यानी ये हमारा आंसर ए भी एक बार सही है। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। तो हमने पढ़ा द्वंद्व समास की परिभाषा कि इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं और एक योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे हमने बात की रात दिन, सीताराम, दाल रोटी, आयात निर्यात, इस तरीके के शब्द होते हैं। जैसे दाल रोटी, आयात निर्यात और लाभ हानि, राम सीता, इस तरीके से जो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, इस योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और दोनों पद प्रदान होते हैं। ये भी हमारा सही है। स में बात करते हैं, बहुब्री समास में अन्य पद प्रदान होता है, यानी बहुब्री समास में अन्य पद प्रदान होता है। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा कि बहुब्री समास में क्या है, अन्य पद प्रदान होता है। यानी जैसे हमने पिछली जो 6 नंबर प्रश्न में हमने बात की दशानन के बारे में, तो 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, अन्य शब्द निकलकर आ जाता है। ओके विद्यार्थियों, जैसे दशानन के बारे में बात की, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, यानी जो मूल शब्द है उसको छोड़कर एक अन्य शब्द निकलकर आ जाता है। तो दशानन से रावण यानी अन्य शब्द रावण आ गया। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमारा सही है, ये परिभाषा भी सही है। अब बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। ये भी सही है, यानी पहला पद संख्यावाचक होता है और अर्थात ये गणना बोधक भी होता है। ओके, जैसे उदाहरण देखें सप्तऋषि, यानी 7 ऋषियों का समूह है। 7 हम विग्रह करते हैं, 7 ऋषियों का समूह है। ओके विद्यार्थियों, यानी 7 ऋषियों का समूह है सप्तऋषि। यह कौन सा समास है, द्विगु समास है। हमारे पास ऑप्शन है ए, ब, स, तीनों सही है। नहीं,
चारों सही है, हमारा आंसर चारों सही होंगे। ए और स ये भी सही नहीं है, ए स द ये भी नहीं है, ए ब स और द यानी चारों ऑप्शन हमारे पास है तो चारों सही मानना पड़ेगा। यानी ए ब स भी सही है, ए स भी सही है, ए स द भी सही है, यानी चारों ऑप्शन सही है तो ए ब स और द सही है। हमारे को आंसर तक पहुंचना है, पहले यहीं नहीं रुकना, चारों आंसरों को पढ़ना अति आवश्यक है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि निम्न के समास विग्रह कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी समास को मैंने इस प्रश्न में लिया है तो आप ध्यान से समझना विद्यार्थियों। तो हम बात करेंगे त्रिभुज। पहला है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन सा समास है। यानी हमने बात की कि पहला पद है जो संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद है जो संख्यावाचक होता है, ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। ये द्विगु समास है, यानी इसमें क्या है कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है और इसका विग्रह करना है तो 3 भुजाओं का समूह है। 3 भुजाओं का समूह। ओके विद्यार्थियों, यानी 3 भुजाओं का समूह है। यानी इसमें क्या है, जो द्विगु समास में हम ये भी नोट कर लेते हैं कि पहला पद समास करने पर, समास का जो विग्रह करने पर पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। ओके, जैसे 3 ये संख्यावाचक है, 3 भुजाओं का समूह यानी 3 ये संख्यावाचक है। ओके विद्यार्थियों, या हम इसको कह देते हैं भी गणना बोधक है, यानी गणना कर सकते हैं 3, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। सतसई, यानी सतसई का हम पहले विग्रह करते हैं और उसके बाद देखेंगे कौन सा इसमें समास है। तो सतसई यानी 700 दोहों का समूह है, 700 दोहों का समूह है। ये हमने विग्रह किया तो इसमें पहला पद ये क्या है, संख्यावाचक है, तो कौन सा समास है, कौन सा है, द्विगु समास है। ओके विद्यार्थियों, अब हम 3 नंबर में बात करते हैं महापुरुष। किसकी बात करते हैं, महापुरुष। महापुरुष शब्द का हम विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इस समास में क्या है, कर्मधारय समास में यानी एक पद यानी प्रथम पद जो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी महापुरुष, ये महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है, क्या है, महान है। महान क्या है, विशेषण है। ओके विद्यार्थी, तो हम क्या करेंगे इसका विग्रह, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष यानी क्या है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। ओके विद्यार्थियों, यानी इसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ओके विद्यार्थियों, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। यानी मान है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा था, क्या बता रहा है कि महान है, पुरुष महान है, यानी महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है। मान विशेषण है और पुरुष क्या है, विशेष्य है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं महात्मा के बारे में। महात्मा का हम विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो इसमें कौन सा समास है, जैसे है जो शब्द बीच में आता है तो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। ओके विद्यार्थियों, यानी इसमें ये भी सेम ही, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी आत्मा की विशेषता बता रहा है, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता क्या है, महान है, तो मान विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं आयात निर्यात। आयात निर्यात यानी बीच में योजक चिन्ह है,
तो योजक चिन्ह का हमने पढ़ा, ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसमें क्या है, दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। और ओके विद्यार्थियों, तो हम इसका विग्रह करते हैं कि आयात और निर्यात, आयात और निर्यात यानी और शब्द से जुड़ा होता है, यानी योजक चिन्ह है इसके बीच में लगा हुआ, और दोनों पद क्या है, समान रूप से प्रदान होते हैं, यानी दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, समान रूप से प्रदान होते हैं। ओके मित्रों, यानी दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। इस तरीके से आना जाना, यानी इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी योजक चिन्ह है इसमें आना और जाना, आना और जाना, या आना या जाना, या आना अथवा जाना, इस तरीके से शब्द लगा होता है बीच में। ओके विद्यार्थियों, यानी ये है योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। ओके, यानी आना और जाना द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ओके मित्रों, अब हम 7 नंबर में बात करते हैं आमरण, यानी आमरण। हमने पढ़ा था अविभाव समास के बारे में, जैसे आमरण यानी आमरणों, इस तरीके से लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है। तो क्या होता है कि इस अव्यय पद का लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है, सदैव एक सा रहता है और इसमें पहला पद प्रदान होता है। जैसे हमने पीछे बात की थी यथाशक्ति के बारे में, जैसे शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्तियों नहीं बनता, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है, सदैव एक सा रहता है। आमरण यानी मरण तक, मरण तक शब्द लगा दिया जाता है। ओके विद्यार्थियों, तक यानी इसमें क्या है, अविभाव समास है, अविभाव समास है, अविभाव समास है, यानी इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, यानी लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, लिंग वचन कारक में नहीं बदलता। ओके प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, मैं डिटेल से धीरे धीरे आपको समझाता हुआ चलूंगा, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से समझ रहे हैं, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे 8 नंबर में, तो बेखबर, यानी बेखबर का हम पहले विग्रह करते हैं, यानी प्रश्न में विग्रह पूछा है, समास विग्रह कीजिए, तो हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा समास है। तो बेखबर यानी बिना खबर के, इसमें पहले बिना, बिना इस तरीके से लगा होता है, बिना खबर के, बिना खबर के, यानी बिना खबर के, बेखबर बिना खबर के, यानी बेखबरों, इस तरीके से शब्द नहीं बनता है, यानी इसके अंत में या तो विग्रह करने पर तक लगा देते हैं, या बिना इस तरीके से पहले प्रारंभ में लगा देते हैं, और इसका लिंग वचन कारक के अनुसार ये नहीं बदलता है, सदैव एक सा रहता है। ओके मित्रों, तो बिना खबर के यानी अविभाव समास है, अविभाव समास है। ओके विद्यार्थियों, अब 9 नंबर में है गुरु दक्षिणा, यानी गुरु दक्षिणा, इसका हम विग्रह करते हैं गुरु के लिए दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा, ये हमने विग्रह किया है, यानी गुरु के लिए, यानी के लिए विभक्ति चिन्ह आया इसमें, तो क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ओके मित्रों, इसके बाद हम बात करेंगे कि बालामृत, यानी विग्रह करते हैं बालकों के लिए अमृत, यानी के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और क्या बन गया, बालामृत, यानी बालकों के लिए अमृत, यह के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास है।
तो विद्यार्थियों, हमने आज समास के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यानी पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा, अच्छी तरीके से अध्ययन किया, विस्तृत पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं टेस्ट सीरीज से यानी उस जो 6 जो समास है उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया गया है और कारक के आधार पर जिस समास को बांटा है उसको भी हमने कंप्लीट किया है। तो विद्यार्थियों, आप इसका बार बार अध्ययन करें, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब हम मिलेंगे विद्यार्थियों कल दोपहर को लगभग 2 बजे। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।